नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। रोज हम कई सारी खबरों को लेकर एक्स-रे रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन आज जब हमारे सामने खबरें आई तो एक ऐसी खबर आई जिसने सबका दिल दहला दिया। बताऊंगा आज की एक्स-रे रिपोर्ट में उसके बारे में। मौत का प्रवचन कहां पर हुआ, कैसे हुआ, एक एक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक एक बात का जवाब दिया और कांग्रेस को बताया कि संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आखिर में बताऊंगा ईवीएम का जिन एक बार फिर आ गया है, विपक्ष को अब भी ईवीएम पर विश्वास नहीं। लेकिन पहली आज की खबर, मौत का प्रवचन, ये कहां पर हुआ है, हाथरस में कैसे हुआ हादसा, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद बताऊंगा शमशान क्यों बना बाबा का दरबार, क्या वो कारण है, कौन जिम्मेदार है, आज बहुत सारे सवाल हैं। और मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल सबसे बड़ा है क्योंकि कई लोगों की जान चली गई। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दर्शकों, किस तरह से हादसा हुआ, जहां महिलाएं, बच्चे सभी थे और हादसे का शिकार हो गए। हाथरस में एक सत्संग मातम में बदल गया, ये आप तस्वीर देखिए। यहां पर मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है, यह संख्या लगातार बढ़ रही है दर्शकों। हाथरस भगदड़ में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए इन्हें, तस्वीरें विचलित कर सकती है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। इतना ही नहीं, इस हादसे में 150 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये पूरी घटना घटी है सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के फुलरई गांव, जहां आयोजित सत्संग में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 50,000 से ज्यादा। सत्संग बताया जा रहा है कि खत्म होने वाला था, श्रद्धालु निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया जिसमें महिलाएं, बच्चे सांस नहीं ले पाए। इतनी भगदड़ मची, शवों का अंबार लगा हुआ है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देखिए, अस्पताल में ऐसी स्थिति है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है दर्शक। अब मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। हाथरस में जो हादसा हुआ, दो तस्वीर आप देखिए। लाशों को टेम्पो में भर कर ले जाया जा रहा है और आज इसलिए सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहां प्रशासन ने व्यवस्थाएं क्या नहीं की, क्या उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी। क्योंकि आप देखिए, टेम्पो में लाशें भर के जा रही हैं तो अस्पताल में भगदड़ मची हुई है। अस्पताल जो इलाके के पास के अस्पताल है, वहां तक लोगों को ले जाया गया। हाथरस से एटा, आप सोचिए, जगह नहीं थी, लेकिन किस तरह से हादसा हुआ यह आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही, सत्संग का पोस्टर अब मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। इस पोस्टर को आप देखिए जरा ध्यान से। इस पोस्टर में बाकायदा लोगों को बुलाया गया, तारीख बताई गई, समय बताया गया, जगह बताई गई। इसका सीधा मतलब यही है, स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक छोटे से शहर में इतना बड़ा आयोजन हो गया, सुरक्षा के नाम पर क्या सिर्फ खाना पूर्ति की गई, यह सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब सत्संग के अंदर की तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सत्संग में बुलाया गया था वो तस्वीर है, और ये अंदर आप देखिए, खुशी से लोग झूम रहे हैं। क्योंकि जब सत्संग के अंदर ये तस्वीर हमने देखी तो वहां के लोगों के पास बैठने की जगह नहीं थी, कोई खड़ा हुआ है। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को ध्यान से, सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी पास में लोग खड़े हुए। ना कोई आयोजनकर्ता ने व्यवस्था की, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया, और थोड़ी देर में यही सत्संग मातम में बदल गया दर्शकों, मातम में बदल गया। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, किस तरह से सत्संग हो रहा था, लेकिन इसी दौरान ये पूरा सत्संग मातम में बदल गया। और आज बड़ी बात यही है, अगर वहां पर जानकारी थी तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब बड़ी बात यही है कि किस तरह से यह हादसा हुआ, आखिर क्या हुआ था। हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, हमारी टीम ने एक एक जानकारी जुटाई और आपके लिए हम लेकर आए हैं दर्शक, आपके लिए जानकारी में लेकर आए। केस 1 क्या कहता है पहले आपको बताता हूं। पहली थ्योरी क्या है हादसे की, सत्संग के लिए 50,000 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए।
भीड़ अचानक बाहर निकलती है। निकलने का रास्ता बहुत पतला था दर्शकों, बहुत ज्यादा पतला था। पहले निकलने के लिए धक्का मुक्की हुई, समझ नहीं आया कहां से जाए, क्योंकि भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और सभी एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हजारों की भीड़ लोगों के ऊपर से निकलने लगी। आप सोचिए क्या दृश्य रहा होगा। दम घुट गया लोगों का, जान चली गई, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। दूसरी थ्योरी क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सत्संग के बाद जो आयोजन करता बाबा है, उसका काफिला निकल रहा था, यह भी बात सामने आई, और बाबा के गार्ड्स ने भीड़ को रोक दिया एक जगह पर, और इसी वजह से काफिला गुजरने के बाद जब भीड़ को छोड़ा गया तो अचानक छोड़ने की वजह से वहां भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। आप सोचिए जरा किस तरह का माहौल वहां पर रहा होगा। इसलिए आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे आयोजन एक छोटे से शहर में कैसे हो गए, कैसे यह हादसा हुआ। इस रिपोर्ट में जरा समझिए। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें दर्दनाक हैं, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग का आयोजन किया गया। हजारों की भीड़ जुटाई गई। सुरक्षा में 70 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जो हालात बने वो थर्रा देने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जो सत्संग में जयकारा लगा रहे थे, उनमें से कई आज इस दुनिया में नहीं है। जिसने भी इस मंजर को अपनी आंखों से देखा वो दहल उठा। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। हादसे के बाद जैसे तैसे घायलों और मृतकों को बस टेम्पो में लादकर अस्पताल ले जाया गया। ये हादसा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घायलों से जब हाथरस का सरकारी अस्पताल भर गया तो उन्हें लेकर एटा की तरफ दौड़ लगाई गई। तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए। वो नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बजते तब नीचे दबे पड़े रहे। हादसे में कई जाने जा चुके हैं। सैकड़ों लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जो लोग बच गए हैं, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से हादसा हुआ, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने से पहले ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और हमारी सहयोगी सृष्टि और प्रियंका, दो सहयोगी इस वक्त हाथरस की ओर जा रहे हैं। सृष्टि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए आप कहां पहुंचे और क्या खबर है आपके पास। मेरे साथ मौजूद है और हम लगातार रास्ते में कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पहुंचने की, और ग्राउंड की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन प्रियंका, जिस तरीके की तस्वीर आई है वो जाहिर है विचलित कर रही है। लड़ करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिवार का जो दर्द है वो देखा जा रहा है। लेकिन सवाल सीधा प्रशासन से है कि आखिरकार इतनी लापरवाही कैसे को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही है। सबसे पहले सवाल यही कि आखिर बहुत खबरदार से व्यक्ति है, इनका जो अवसर से काम है वो नारायण सागर। बिल्कुल, और सृष्टि हम आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ी कोशिश करेंगे संपर्क करने की। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं दर्शकों, जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि आपका जानना बड़ा जरूरी है। ये आखिर कौन आ गया कथावाचक एकाएक? कथावाचक का क्या नाम है असली? नारायण साकार हरि। और ये कहां का रहने वाला है? कांशीराम नगर में पटियाला गांव का रहने वाला है। बचपन में अपने पिता के साथ खेती करता था। क्या हुआ, पहले वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी भर्ती हुआ, कई थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्टिंग रही। 18 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार का ये स्वयं दावा करता है। पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला किया, ये खुद कह रहे हैं। अपने गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पर आते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब इस पर एक्शन की तैयारी है दर्शकों। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की तैयारी कर ली है। दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है दर्शकों। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए शोक व्यक्त किया। अफसरों को तुरंत आदेश दिया कि आप राहत और बचाव कार्य में लग जाएं।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। 2 मंत्री मौके पर भेजे गए। इतना ही नहीं, घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई। एडीजी स्तर के अधिकारी, एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना पर नजर बनाए हुए। सीएम योगी ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, ये जब हादसा हुआ, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस हादसे के बारे में जैसे ही जानकारी लगी, पीएम ने भी दुख जाहिर किया है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग ने कई मासूमों की जिंदगी को निगल लिया। इन लाशों के अंबार में लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। जिसने भी इस खबर को सुना, वो अपनों की तलाश में जुट गया। इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। मासूमों की जान गई तो सीएम एक्शन में आए। उन्होंने पूरे घटना को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे, तभी उन्हें हाथरस हादसे की जानकारी लगी। अपने संबोधन को बीच में रोककर पीएम मोदी ने मृतकों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। फिलहाल प्रशासन पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटा है। सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और प्रशासन घायलों को त्वरित उपचार के लिए ले जा रहा है। तो देखा आपने, त्वरित उपचार के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन घटना के चश्मदीद हमारे साथ जुड़े, उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवा रहा हूं मैं, सुनिए जरा। जी से मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम, मैं योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। नहीं, हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने मुझ में धक्का मारा है। चल है, और डीएम साहब ने बोले कि गले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम एफआईआर होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम एफआईआर। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। प्रशासन ने जो है, तो ये वो चश्मदीद हैं जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन घटना के बाद तुरंत डीएम भी वहां पर पहुंचे। डीएम ने यह भी बताया कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अभी वहां के क्या हालात हैं। डीएम आशीष पटेल क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। तो ये तो आपने डीएम को सुना है, लेकिन चश्मदीद वहां के बता रहे हैं किस तरह से ये घटना घटी है, वो भी आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सब बाहर से। इस सत्संग में यहाँ का कोई नहीं? नहीं कोई नहीं था। सब लोग कहाँ के थे? बाहर से के थे। लगभग कहाँ के लोग थे? उत्तराखंड, बहुत हिमाचल, राजस्थान, बहुत लोग थे। राजस्थान का भी थे। अच्छा, हाँ, बिहार। सुरजीत सिंह है। सुरजीत सिंह, क्या देखा आपने, क्या हो सर? यहाँ तो अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब बाबा यहाँ से चले हैं, जब सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद जब बाबा चले हैं यहाँ से निकल के गाड़ी लेके अपनी, उनकी चरणों की धूल के चक्कर में पब्लिक को एक के ऊपर गिरते चले गए। उसी चक्कर में हादसा हुआ है और उसमें लापरवाही भी रही है प्रशासन की भी, और जो इनकी खुद की जो सिक्योरिटी थी उनकी सबसे लापरवाही उनकी हुई है। उन्होंने बंदों को कंट्रोल नहीं करा है, अगर भाग रही है पब्लिक तो उनका हक बनता है कि वो ये काम करें।
लेकिन उन्होंने कौन जिम्मेदार है इतनी जो मौत हुई है? इसमें तो जिम्मेदार प्रशासन भी है और बाबा की जो बाबा की कमेटी है उनके बंदे उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या परमिशन ली गई थी? हाँ जी, परमिशन तो ली गई थी, पर लेकिन उसका परमिशन 1 लाख की ली। हाँ, लेकिन जितनी परमिशन थी उससे कहीं गुना लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। चंद्रवीर कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या हुआ, क्या देखा आपने? हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि महाराज जी प्रभु जी आते हैं तो वो उधर से आए थे दूसरी रास्ते से, और जैसे आरती हुई थी उसके बाद आधी आरती पे भी चले गए। सब लोग यहाँ पे थे, उनको मालूम पड़ा तो वह उधर भाग के गए थे उनकी धूल लेने के लिए। वहाँ पे गुलाल लगा हुआ था उसको माथे से लगाने के लिए, और इसी में वो दब के हो गए, मर गए। हम भी आए थे ये सत्संगी देखने। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही तो इन्हें कमेटी की भी है। कमेटी की है, क्योंकि खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, खुद के कमांडो हैं, खुद की पुलिस है। पुलिस प्रशासन तो बहुत ही कम था यहाँ पे। क्या लगता है कि लापरवाही में कार्यक्रम हुआ? जी, लापरवाही में ही तो हुआ है, वैसे तो हो ही नहीं सकता है। मौतों का जिम्मेदार कैसे मानते हो? यहाँ के जो करवाने वाले हैं उनको मानते हैं, और इनके सबरी जो साथी हैं उनको। क्या नजारा था उस समय जब ये हादसा हुआ, आपने देखा? हाँ, काफी भीड़ थी, गर्मी काफी थी, और उसमें बहुत ज्यादा थी। दब के ही हो गया है ये। इसी में लोग मरे। हाँ, ये नेम प्लेट किसकी है? ये है जगदीश रोहिड़ी दिल्ली, जो खुद की पुलिस है। किसकी है ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड की जो पुलिस वाले बनते हैं। ये उनकी सिक्योरिटी थी, जैसे कि कमांडो। ये क्या छोड़ के भाग गए? जब दबे यहाँ पे उनको अपने कपड़े का भी पता नहीं है कहाँ रहे हैं। तो ये उनकी नेम प्लेट है। हाँ। तो सुना आपने कैसे यह हादसा हुआ। भीषण गर्मी थी लेकिन फिर भी आयोजन किया गया, लेकिन इस मसले पर भी सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, पहले आपको वो सुनवाता हूं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम कुछ सीखते नहीं। हमारी प्रशासन का जो एक SOP होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट का, क्राउड इकट्ठा कर लेना सबसे आसान काम होता है। क्राउड मैनेजमेंट के अभाव में आज क्या हुआ? कितने घरों के चिराग गए होंगे? कोई अकाउंटेबल होगा? क्या करेंगे आप? छोटे अधिकारी किसी को सस्पेंड कर देंगे? मुझे लगता है कि भाई हाथरस की घटना जो घटी है ये बहुत बड़ी दुर्दैवी है, बहुत बड़ी गंभीर है, और जो भी मतलब मृत्यु हुई है उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं। और जो भी हादसा हुआ है इसकी जांच पूरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है ये मतलब उन्होंने आदेश दिए हैं और उसके मुताबिक इसकी पूरी जांच होगी। लेकिन ऐसा हादसा होना ये दुर्दैवी है, अच्छी बात नहीं है। अत्यंत दुखद घटना का ये समाचार है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि इस प्रकार के आयोजन चाहे किसी भी धर्म के हों, उनको आयोजित करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखा आपने, इस हादसे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही कि इस हादसे का कौन आयोजन करता था, कमी कहां पर रह गई, ये सामने आना बहुत जरूरी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज मैंने एक जानकारी दी हाथरस की खबर के बारे में। अगली हमारी रिपोर्ट क्या है आइए दिखाता हूं आपको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को क्या कहकर पुकारा ये मैं आपको बताऊंगा। निशाने पर 100% स्ट्राइक रेट कैसा रहा ये भी बताऊंगा, और हिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोले, एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आए, और अपने संबोधन के दौरान तस्वीर आप देखिए, आए लोकसभा में कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर हमला करने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का इस्तेमाल किया। फिल्म शोले का वो सीन याद करिए दर्शक, जब जय अपने दोस्त वीरू की कमियों को अच्छाई बताकर पेश करता है। कांग्रेस पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री ने शोले के इसी सीन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन में फिल्म शोले की मौसी की याद आ जाती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कैसे उन्होंने निशाना साधा, पहले आपको वो सुनवा। आप सबको शोले
फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री जिन बातों का आज जिक्र कर रहे थे उसके पीछे हमें कल जाना पड़ेगा। आज 2 केस में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ था कल राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी को जमकर घेरा था। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी, संविधान पर हमले का आरोप लगाया था और विपक्ष ने संविधान को बचाया। ये कह रहे थे जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वही सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं, और इस पर बहुत बवाल हुआ। बीजेपी आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, लेकिन इस पर बवाल हुआ। आज मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हिंदुओं को हिंसक बताना निंदनीय है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। कांग्रेस को परजीवी आज प्रधानमंत्री ने बताया। बीजेपी के सामने कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26% तक का है। 6 दशक तक कांग्रेस ने अराजकता फैलाई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ को राजनीतिक हथियार बना लिया है। कांग्रेस और राहुल की मंशा पर भी प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। बालक बुद्धि कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सोचिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, कल जिस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, आज प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया, कैसे हमला किया, सुनवाते हैं आपको। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपका संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। तो देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री ने हमला किया, लेकिन आज संसद में बहुत कुछ हुआ है दर्शक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे झूठ की फैक्ट्री बताया। पीएम ने कहा, तुलसीदास जी कह गए हैं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना। कांग्रेस ने झूठ को ही हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस, अग्निवीर, किसान और एमएसपी पर कांग्रेस के झूठ पर तीखा हमला बोला। साथ ही स्पीकर से अपील की कि आप छोटी मोटी चीजों को अपनी मुस्कान के साथ झेल लेते हैं, लेकिन कल सदन में जो हुआ उसे बालक बुद्धि कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनके इरादे नेक नहीं हैं और इशारों ही इशारों में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और बच्चा बताया। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर के
बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कल संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 100 मिनट का भाषण दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में 2.5 घंटे तक कांग्रेस को हर मुद्दे पर करारा जवाब दिया। संसद में मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई सारी बातें कही। इस दौरान एक कोई पल नहीं गुजरा जब विपक्ष शांत बैठा हो, लगातार हंगामा होता रहा। पूरे भाषण के दौरान आप सुनेंगे तो आपको हंगामे का शोर सुनाई देगा, लेकिन मोदी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने भाषण को जारी रखा। उन्होंने विपक्ष और कांग्रेस पर हमला बोला, यह भी कहा कि संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले 370 पर चुप बैठे हुए। साथ ही पीएम ने चुटीले अंदाज में राहुल गांधी को भी कह दिया कि तुमसे ना हो पाएगा। सुनिए जरा। संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर का कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ उतर के आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो देखा आपने, लेकिन आज इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का हमने एक्सरे किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बता दिया। अपनी बात को साबित करने के लिए पीएम मोदी ने सदन में आंकड़े भी रखे दर्शकों। उन्होंने बताया कि जहां बीजेपी सरकार है वहां पर कांग्रेस की टक्कर थी, वहीं कांग्रेस का क्या हुआ, जहां दूसरे दलों के साथ गठबंधन था तब क्या हुआ, और किन राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह फेल साबित हो गई। प्रधानमंत्री ने आज एक एक बात को इशारों ही इशारों में नहीं, सबूत के साथ बताया और हमला किया। सुनिए जरा। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते हुए। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए
साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही किस सेक्टर के लिए सरकार कैसा विजन रखती है उसे समझाया। पीएम ने संसद में खड़े होकर एक बार फिर कहा कि हमारे लिए भारत प्रथम है, और इस दौरान मोदी मोदी के नारे उनके सांसद लगा रहे थे। तो आज सदन में प्रधानमंत्री ने एक एक बात पर जवाब दिया, लेकिन बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री ने हमले का जवाब देते हुए यह भी बताया कि उनकी सरकार कैसे काम करेगी। अब काम करेगी और ये हो हल्ला कब तक रहेगा, इसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। राहुल देव जी कह रहे हैं भाई आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने तो आपको कहा है कि आप हिंसा के चला मणि त्रिपाठी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी वालों को कहा है, आप उसको क्यों कह रहे हैं कि पूरा 70% भारत यानी सारे हिंदू हिंसक है? उन्होंने ये नहीं कहा। ऐश्वर्य भाई, राहुल जी बहुत हम लोग के सीनियर रहे हैं, हम सब बड़ा उनका सम्मान करते हैं, पर देखिए राहुल जी को आके ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, उन्होंने सारे हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने सारे जो हिंदू धर्म के लोग उनके लिए नहीं कहा, लेकिन जो इस देश के लोग सुन रहे थे। और मुझे तो कई बार एक भ्रम हुआ ऐश्वर्य भाई, मुझे लगा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं। मुझे तो लगा जिस प्रकार से वो हिंदुत्व पे हमलावर थे, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, मुझे तो लगा जैसे जाकिर नायक भाषण दे रहे हैं। जाकिर नायक जो इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे लगा कि यार ये तो भाषा लगता है कि जाकिर नायक की भाषा बोल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। ये आप सबको लग सकता है, ये आप सबको भ्रम हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया और वो बड़े आवेश में बोलने चले गए। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर बोला है। क्या उनका इंटरव्यू अखबार में याद नहीं था कि मैं किसी प्रकार के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता? क्या उनका इंटरव्यू लोगों को याद नहीं है? उन्होंने कहा कि जब मंदिर जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या लोगों को याद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा हिंदू आतंकवाद ऐश्वर्य भाई आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल जी भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पूछता हूं कि हिंदू आतंकवाद नाम की टर्मिनोलॉजी, हिंदू आतंकवाद नाम का कोई फिनोमेना आपने क्या देश में सुना है? लेकिन हिंदू आतंकवाद किसने थोपा? सबसे पहले किसने कहा? जो हमला हुआ था मुंबई के भीतर, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा क्या? इसमें आरएसएस के लोग हैं, इसमें बीजेपी के लोग हैं, और तब जबकि हम पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको बेनकाब कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी हमारी धरती पर बैठ के पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद कर रही थी। ये कहते हैं साहब हिंदू आतंकवादियों का नाम था। राहुल गांधी की सीधा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, सीधा लोकसभा की, सीधा डेमोक्रेसी के मंदिर की, सीधा उस संसद की जिसकी बात हर कोई आज कर रहा है। कोई कह रहा है अरे कितने एग्रेसिव थे राहुल गांधी, अरे कोई कह रहा है देखो दिस इज द अराइवल ऑफ राहुल गांधी, कोई कह रहा है देखो कितना सटीक बोले हैं राहुल गांधी।